साथियों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन आती है, सामान्य अध्ययन की पूर्वावलोकन, उसके तहत सामान्य विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग प्रकाश अर्थात लाइट से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग व्याख्या सहित देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो सही उत्तर क्या है आपका बी ऑप्शन, 200 से 280 नैनोमीटर वाला। देखिए, तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा जो होती है वो सर्वाधिक होगी। मतलब यदि वेवलेंथ कम होगी तो उसमें जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ये जो चारों ऑप्शन है इसमें सबसे कम वेवलेंथ किसमें है, बी ऑप्शन में। अगला है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, परास में दिखता है मतलब विजिबल है। तो विजिबल वाली रेंज पूछ रहा है तो ये आपका 400 से 700 नैनोमीटर हो जाएगा, बी ऑप्शन। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास जो है वो 100 नैनोमीटर से लेकर 10⁻⁶ नैनोमीटर तक विस्तृत होता है। इस सौर विकिरण को परावैंगनी विकिरण, मतलब जिसका परास जो होता है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। दृश्य प्रकाश, इसका परास जो होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, और तथा अवरक्त विकिरण, इसका परास 700 नैनोमीटर से लेकर के 10⁻⁶ नैनोमीटर तक होता है। इसमें ये विभाजित होता है। अगला है दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है। तो ऊपर हमने देखा तो इसका कितना होगा, 390, डी ऑप्शन, 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। देखिए, दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंख द्वारा देखा जा सकता है। एक सामान्य मानवीय आंख 390 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती है। आगे चलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है। तो आप इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के मध्य में। दृश्य स्पेक्ट्रम या जो प्रकाश है इसके संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार मनुष्य की आंख 380 से 700 नैनोमीटर अर्थात 3800 से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक के तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक लिखी गई है। अगला है मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है वो कौन सा है, वो आपका 5500 एंगस्ट्रॉम होता है, 5500 एंगस्ट्रॉम। देखिए, मानव आंख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर होती है और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग के प्रकाश की किरण जिसकी तरंग दैर्ध्य 555 नैनोमीटर होती है, इसके प्रति सर्वाधिक सुग्राही होता है। आगे है प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। प्रकाश की दोहरी प्रकृति प्रकाश जो है वो दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, काउंटर प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ कण के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है, उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंख नहीं देख सकती है, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो चारों ऑप्शन में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती हैं परंतु ध्वनि तरंगे ऐसा नहीं कर पाती हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए वाला कथन देखिए, प्रकाश का वेग जो है अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। रॉकेट वेग का सबसे अधिक होता है, नहीं। सबसे अधिक इनमें से किसका होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जिसकी गति निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि वायु की गति ध्वनि की गति कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। आगे चलते हैं, प्रकाश का शून्यावकाश में अर्थात निर्वात में वेग कितना अनुमानित है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की गति कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होगा। तो इसका वेग अधिकतम निर्वात में होगा।
मतलब जैसे जैसे माध्यम जो है सघन होता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो देखिए ये जो चारों ऑप्शन है इसमें सबसे सघन कौन सा मीडियम है? कांच है। तो कांच में जाते हुए इसकी गति न्यूनतम होगी और निर्वात में सबसे अधिक होगी। आगे चलते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति क्या होती है? न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो उसमें प्रकाश की गति कम होगी, इसलिए प्रकाश की गति जो है कांच में न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 8.5 मिनट। देखिए नॉर्मली कितना लगता है? 499 सेकंड लगता है, और इसे मिनट में बदलेंगे तो 8.3 मिनट होगा। तो नियर अबाउट जो है 8.5 मिनट हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला लगभग समय कितना होता है? 8 मिनट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने देर में? 8 मिनट में। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर अर्थात वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो क्या है? तो आपका तरंग दैर्ध्य और वेग जो है मीडियम बदलने से, जैसे वायु से कांच में जब जाएगा प्रकाश तो इसका वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है चेंज हो जाएगी, परंतु जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो याद रखिएगा प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है जो बदलता नहीं? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है? तो फिर वही प्रश्न है, आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होगा? तो सघन से विरल में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हट जाती है। ए ऑप्शन। देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है उसकी चाल बढ़ जाती है या अविलंब से दूर हट जाती है। ज्ञातव्य है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुक जाती है। आगे चलते हैं। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन है। तो प्रकाश संश्लेषण एकमात्र ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें अत्यधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण जो होता है वो क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O प्लस पर्णहरित, ये बन जाता है आपका C6H12O6 प्लस 6O2 और 6H2O प्लस पर्णहरित बन जाता है। ये आपका C6H12O6 ये ग्लूकोज है। आगे चलते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? तो इसमें नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नियान गैस विसर्जन लैंपों, डिस्चार्ज लैंप एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। अगला है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। देखिए साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत अर्थात पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता है। इस परिघटना के परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश का क्या होता है? तो जब प्रकाश आपका जब प्रकाश हीरे से कांच में जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। देखिए इसमें जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? वह है आपका पूर्ण अभ्यंतर या आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कांच या सिलिका या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। अगला प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये जो है आपका प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तंतु प्रकाशिकी संचार की एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है।
अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा, प्रकाशिकीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा, प्रकाशिकीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है, ये भी सही है आपका। भारत में प्रकाशिकीय तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये आपका सही नहीं है, ये वाला आपका गलत है। तो 1, 2, 3 सही है, अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका सही हो जाएगा। तो यहां पे देखिए, वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिकीय तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया था, न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण और देखें। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। प्रकाशिकीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये विद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोधों से मुक्त होते हैं। अगला है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के सफल या पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता था। यह प्रकाश के सफल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक एंडोस्कोप क्या होता है? तो ना ही संकीर्ण दूरदर्शी है, ना ही सरल दूरदर्शी है, ना ही कैमरे का एक प्रकार है। डी ऑप्शन। तो ये है क्या? तो देख लेते हैं क्या है ये। एक एंडोस्कोप एक चिकित्सकीय उपकरण है। इसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक पतली, लंबी और लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक आदि के रास्ते से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रक्षेपक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता है। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं तब वह विरल हो जाती हैं और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा इनका अपवर्तनांक कम होता है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों-त्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों तो वह अविलंब से अधिकाधिक विचलित होता है, क्योंकि क्या होगा, चूंकि ये विरल है और अंत में पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है तथा फलतः प्रेक्षक जो है वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। मरीचिका का बनना उदाहरण किसका है? ये कुल आंतरिक परावर्तन का। मृग दृष्टा उदाहरण किसका है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। इनमें से जो 4 हैं, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो ये जो है स्थलीय तापन और प्रकाश अपवर्तन के कारण बनती है। तो आपका सी ऑप्शन 1 और 3। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण जगमगाता है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से हीरे चमकते हैं। अगला है, उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण किया है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। मतलब हीरे का जो अपवर्तन सूचकांक होता है वो बहुत हाई होता है। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और इससे चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट सा चमकता है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे चलते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट सा चमकता है। क्यों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। वही प्रश्न है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया। कथन है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। दूसरा, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। तो देखिए, पहला वाला कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता सही है, परंतु कारण जो दिया गया हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है ये सही नहीं है, था सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए स्पष्टीकरण देखते हैं। हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक
जो कि 2.42 होता है के कारण होती है। परिणाम स्वरूप इसका क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक अधिक होगा तो क्रांतिक कोण क्या होगा, कम हो जाता है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यही कारण है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.51 होता है। इस प्रकार से जो यहाँ पे कथन में कारण में कहा गया है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत है। किसी वस्तु के त्रिविमीय 3 डायमेंशन प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने का तरीके का नाम क्या है, होलोग्राफी है। होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकता है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिस में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक थ्री डायमेंशनल चलचित्र भी तैयार किए जाते हैं। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है, रोस्टर स्कैन कहलाता है। रोस्टर स्कैन का प्रयोग CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। अगला है रमन प्रभाव का प्रकाश। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित जो आर पार जाती हैं किसके, सभी पारदर्शी माध्यम की। तो रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्ध्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक जैसे ठोस, द्रव या गैस में से गुजरती हैं तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर में बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती हैं। इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है, इसमें लेजर बीम प्रयुक्त होता है। CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। जब एक CD या ऑडियो या एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है किस आधार पर, तो परावर्तन और विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या हो सकती है। ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर एक सुरक्षात्मक लेकर कोटिंग होती है जो कि थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार होती है। यही कॉम्पैक्ट डिस्क को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रूप दिखाई देने का कारण होता है। अगला है, यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, हमें इनमें से कौन से कथन सही है बताने हैं। देखिए, दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, ये गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, ये गलत है, 0.75 होती है। तो पहला और दूसरा आपका गलत हो गया, पहला दूसरा गलत है। तो आप जहाँ जहाँ पहला दूसरा उसको हटा दीजिए तो बचेगा क्या, पर डी ऑप्शन बचेगा। 3, 4 रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं, ये सही है। और दूसरा, चौथा जो है, अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का प्रयोग करती है, सही है। तो यहाँ पे देखिए, जल में दृश्य प्रकाश की गति जो है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एवं निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। स्पष्ट है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 गुना होता है। अगला है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब में उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है, ये सही नहीं है। तो कथन सही है, कारण सही नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 1/16 सेकंड तक बना रहता है, 1/16 सेकंड तक। अगला, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, वक्राकार है। तो पृथ्वी की सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है, तो आवृत्ति मॉडुलन है, ये आपका फ्रीक्वेंसी मॉडुलन कहलाता है। तो श्रव्य संकेतों के प्रेषण हेतु आवृत्ति मॉडुलन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोरतः विकृत से मुक्त होते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है, वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है।
ठीक है। देखिए, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा व वास्तविक बनता है। उल्टा भी होता है, छोटा भी होता है, परंतु वास्तविक होता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधा दिखाई देता है। अगला है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो उल्टा तथा वास्तविक। क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इस कारण से दो आंखों होने से दूरी व गहराई का एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक कारण होता है? अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है तो उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक क्षण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं, क्योंकि इस दौरान सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है। किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या? उसके ताप को दर्शाता है, टेम्परेचर को। देखिए, विशाल तारे स्वतः चमकदार गैसों के पिंड होते हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन कार्बन होता है, और नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही इनके रंगों का निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग वस्तुतः उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है। सर्वाधिक गर्म तारों में स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अतः ये नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों में सबसे कम गर्म तारों के रंगों का जो क्रम है उनके तापों के साथ इस प्रकार: नीला सबसे गर्म तारों, मतलब सबसे गर्म है, उससे बाद सबसे कम गर्म कौन सा? तो नीला सबसे ज़्यादा गर्म होगा, फिर उससे कम नीला श्वेत, उससे कम श्वेत है, फिर श्वेत पीला, पीला, नारंगी एवं लाल। मतलब सबसे कम गर्म कौन सा होगा? आपका लाल होगा, और सबसे अधिक गर्म कौन सा होगा? नीला रंग का होगा। तारों का जीवन काल इनके द्रव्यमान एवं चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है, तो ये धूल कण की वजह से होता है। अगला है, दो कथन दिए गए। यदि मजेंडा अर्थात रक्ताभ नील, लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। सही है। यदि सायन हरिताभ नीला और मजेंडा रक्ताभ नील लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं स्पष्टीकरण इसमें। जिस प्रकार लाल, हरा तथा नीले को प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर का माना जाता है, उसी प्रकार से हरिताभ नीला, रक्ताभ नीलो लोहित तथा पीला को प्राथमिक वर्णक, प्राइमरी पिगमेंट माना जाता है। जिसको नीला, रक्ताभ नीला, हरा, नीला और पीला को, यहाँ पे रक्ताभ लगा हुआ है सब में। प्राथमिक रंगों या वर्णकों को आपस में मिलाने से श्वेत रंग का वर्णक प्राप्त होता है। जब रक्ताभ नील लोहित तथा पीले रंग के दो वृत्त को मिलाते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होता है, अतः कथन 1 जो है सही है। उसी तरह से हरिताभ नीला और रक्ताभ नील लोहित रंग को मिलाने पर प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तो लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसका मान जो है 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो सबसे कम किसका होगा? बैंगनी रंग का होगा। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम
तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो ये है आपका बैगनी। ऊपर ही हम लोगों ने बात की। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।